ओम नारायण 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 नारायण। दोस्तों, अभी हम रिव्यू करने वाले हैं वकील साहब इस तेलुगु फिल्म का। 2016 की बॉलीवुड की पिंक का ये ऑफिशियल रीमेक है। इसमें अमिताभ बच्चन की जगह पवन कल्याण हमें मुख्य भूमिका में दिखाई देते हैं। इस फिल्म को रिलीज होकर वैसे करीब 5 महीने पूरे हो गए हैं। 9 अप्रैल 2021 को ये फिल्म थिएटर में रिलीज हुई थी। उस समय मैं देख नहीं पाया था और अभी कुछ समय पहले इसे अमेजॉन प्राइम वीडियोज़ पर अवेलेबल कराया गया है। वहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी मूल भाषा तेलुगु में इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ वहाँ ये अवेलेबल है। मूल फिल्म से 20 मिनट ये बड़ी है। 156 मिनट की फिल्म है, 2 घंटे और 36 मिनट पूरी इसकी लेंथ है। बाकी जो बेसिक जो कहानी है, जो बेसिक कंसेप्ट है, मूल थीम है, उसमें कोई उन्होंने चेंजेस नहीं किए हैं। थोड़े बहुत 2-3 जगह पर हमें बदलाव देखने को मिलते हैं, जैसे कि जो 3 पीड़ित युवतियों के जो पात्र हैं उन्हें थोड़ा सा ट्रेडिशनल भारतीय वेशभूषा पहनते हुए दिखाया है। इसके अलावा जो एक टैटूज़ को मूल फिल्म में फ्रीडम के सिंबल की तरह दिखाया गया था, वो टैटूज़ हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलते। मतलब जितना मैंने नोटिस किया मुझे देखने को नहीं मिले। इसके अलावा हमारे रीति रिवाजों का, परंपराओं का पालन करते हुए उन 3 पीड़ित युवतियों को फिल्म में दिखाया है। दूसरी तरफ पवन कल्याण जी का जो पात्र है उसे गरीबों के हक के लिए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का, विकास कार्यों का विरोध करते हुए दिखाया है। इन विकास कार्यों की आड़ में जो करप्शन हो रहा है उस कारण से पवन कल्याण जी का पात्र सिस्टम और पुलिस के विरुद्ध उसे हिंसा और विद्रोह करते हुए दिखाया है। यानी हम ये कह सकते हैं कि पवन कल्याण जी के पात्र को यहाँ थोड़ा सा कम्युनिस्ट टच दिया गया है। देखिए दोस्तों, पिंक मैंने अपने जीवन में देखी हुई सबसे ज़्यादा डीपली प्रॉब्लमैटिक, डेंजरस, भयानक फिल्मों में से एक है। और मैंने पिंक या उसका जो तमिल रीमेक है नेरकोंडा परवाई, उसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो में बात की हुई है कि मुझे इन फिल्म्स में कौन सी बातें गलत लगी, डीपली प्रॉब्लमैटिक लगी, डेंजरस लगी। उस पर मैंने ऑलरेडी उन वीडियोस में बात की हुई है, तो वो सब मैं यहाँ पर रिपीट नहीं करूँगा, क्योंकि वकील साहब में भी जो बेसिक थीम है, मूल जो कंसेप्ट है, जो मूल कहानी है, उसमें उन्होंने कोई बदलाव नहीं किया है। तो वकील साहब का भी मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल ओरिजिनल फिल्म की तरह ही था। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि भाई मुझे कौन सी बातें गलत लगी, डीपली प्रॉब्लमैटिक लगी, तो मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूँ कि प्लीज़ मेरा जो पिंक या नेरकोंडा परवाई का जो रिव्यू है वो आप प्लीज़ ज़रूर देखिए। मैंने वहाँ पर इस विषय पर बहुत विस्तार में चर्चा की हुई है। अब यहाँ पर हम 2 अलग विषयों पर चर्चा करने वाले हैं कि अभी हाल ही में कुछ ऐसी फिल्में आई हुई है, जैसे कि पिंक, वकील साहब, नेरकोंडा परवाई उसका जो तमिल रीमेक है उसको ले लीजिए, या फिर क्रिमिनल जस्टिस का जो सीज़न 2 है। इसके अलावा जो लव स्टोरीज़ का जो मनीषा कोइराला का एपिसोड है, या अजीब दास्तान का जो आखिरी एपिसोड था। इसके अलावा डॉली किटी और वो पित्त कथालू का जो सेकंड एपिसोड था, मीरा और उसके पति वाला। तो ऐसे कुछ हाल ही के समय में आई हुई फिल्म्स और सीरीज़ के बारे में हम पहले चर्चा करने वाले हैं कि इनमें कौन सी बात मुझे सही नहीं लगी, प्रॉब्लमैटिक लगी। दूसरा हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि अभी हाल ही के समय में तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में कुछ ऐसी आइडियोलॉजी वाली फिल्म्स बनना शुरू हुई है और वो देखकर सच में मुझे बहुत चिंता हो रही है। तो उस बारे में भी हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैंने जिन फिल्मों को या सीरीज़ का उदाहरण दिया उससे हम शुरुआत करते हैं। पहले बात करते हैं क्रिमिनल जस्टिस के सीज़न 2 के बारे में। तो क्या दिखाया है क्रिमिनल जस्टिस के सीज़न 2 में? विक्रम अनु नाम की लड़की से प्रेम करता था, पर विक्रम की जो माँ है वो अनु को पसंद नहीं करती है। वो शादी से पहले ही विक्रम को बता देती है कि भाई ये जो लड़की है ये मुझे बहुत मैनिपुलेटिव लग रही है, ये लड़की तुम्हारे लिए सही नहीं है, इसके साथ तुम शादी मत करो, चालू लग रही है ये लड़की मुझे। पर विक्रम माँ की बात नहीं मानता है, माँ के विरुद्ध जाकर अनु के साथ में वो विवाह कर लेता है। अब विक्रम के घर में उसकी माँ है और उसका एक छोटा दिव्यांग भाई है जो मानसिक रूप से दिव्यांग है। तो विक्रम का अपनी माँ के साथ, वृद्ध माँ के साथ में उसका जो छोटा दिव्यांग भाई है उनके साथ रहना आवश्यक है। छोटे दिव्यांग भाई का वो बहुत ध्यान रखता है, ख्याल रखता है, तो उनके साथ उसका रहना आवश्यक था। पर फिर भी अनु जब विक्रम से शादी करती है तो वो इस हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर देती है। और शादी होने के बाद में वो विक्रम से मांग करती है कि भाई मुझे इनके साथ नहीं रहना, मुझे अलग रहना है। और विक्रम भी पत्नी की बातों में आ जाता है और अपने परिवार से अलग रहने लग जाता है, जबकि उसकी वृद्ध माँ और उसका छोटा दिव्यांग भाई अकेले वहाँ पर घर में रह रहे हैं। अगर विक्रम की ही माँ की भाषा में मैं आपको बताऊं तो वो आखिरी एपिसोड में कोर्ट में कहती है कि अनु ने लाचारी का, बीमारी का ढोंग करके मेरे बेटे विक्रम को मुझसे और उसके दिव्यांग भाई से दूर कर दिया, लाचारी का और बीमारी का ढोंग करके, ये उसकी माँ ने कोर्ट में कहा। पर चलिए, विक्रम और अनु अब अलग रहने लग गए हैं, पर अलग रहने के बाद भी सभी उनको एक हंसता खेलता परिवार मानते थे। जो भी उनके घर आता था तो उनके सुंदर घर की, इतने हंसते खेलते परिवार की, विक्रम और अनु के बीच में जो रिलेशन है, उनके बीच में जो प्रेम है, उसकी सभी प्रशंसा करते थे कि भाई कितना बढ़िया तुम्हारा परिवार है। तो विक्रम बड़े ही
सम्मान के साथ अपनी पत्नी को पूरा क्रेडिट दे देता था कि भाई ये सब मेरी पत्नी की कृपा है, सब मेरी पत्नी के कारण ही है ये सब। तो बाहर से तो उनका परिवार बहुत हंसता खेलता सभी को दिखाई देता था, पर फिर भी विक्रम की ये जो पत्नी अनु है, उसका एक साइकेट्रिस्ट बॉयफ्रेंड है, एक मनोचिकित्सक डॉक्टर के साथ उसके अवैध संबंध है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, और इन विवाह बाह्य संबंधों के कारण अनु गर्भवती हो जाती है। और जिस दिन उसे पता चलता है कि वो गर्भवती हो गई है, उस डॉक्टर का बेटा उसके पेट में है, उसी दिन वो उस डॉक्टर से मिलने के लिए जाती है। मिलकर घर पर वापस आती है। घर पर वापस आने के बाद में वो इंश्योरेंस कंपनी को फ़ोन करती है और उसी रात को वो अपने पति की हत्या कर देती है। और हत्या करने के बाद में वो आराम से बाहर टहलने के लिए चली जाती है। इसके बाद में जब पुलिस वहाँ पर आती है तो जो विक्रम है जिसकी हत्या हुई है, वो मरने से पहले आखिरी शब्द क्या बोलता है पुलिस के सामने? मोक्ष। डॉक्टर मोक्ष का वो वहां पर नाम लेता है, उस व्यक्ति का नाम लेता है, एक मरता हुआ व्यक्ति, एक ऐसे व्यक्ति का नाम लेता है जिसके साथ उसकी पत्नी का अफेयर है, जिसका बेटा उसकी पत्नी के पेट में है। तो सारी संशय की सुइयां कहाँ जाती है? डॉक्टर मोक्ष और उसकी पत्नी की तरफ ही जाती है कि भाई एक अवैध संबंध था, एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर था पत्नी का, तो हो सकता है कि उसे छुपाने के लिए या उस अवैध संबंध के कारण उसने पति की हत्या कर दी हो। बिल्कुल स्पष्ट से सामने से लग रहा है। और एक मरता हुआ व्यक्ति के आखिरी शब्द थे वो मोक्ष। और विक्रम के विरुद्ध एक सिंगल सबूत भी कहीं पर भी नहीं मिलता, कहीं पर भी उसका कैरेक्टर कोई निगेटिव हो, गलत हो, ऐसा एक सबूत भी कहीं से भी नहीं मिलता। एक जगह पर वो ड्रग डीलर से कुछ लेते हुए दिखाई दे रहा था, वो भी बाद में पता चलता है कि वो एक सीसीडी या कुछ सीएमडी या पता नहीं कुछ ऐसा ऑयल होता है, तो वो ऑयल उसके दिव्यांग भाई के लिए वो वहाँ पर ले रहा था। ये भी प्रूव हो जाता है कोर्ट में। तो विक्रम के विरुद्ध एक सिंगल भी सबूत कोई नहीं मिलता है, जबकि जितने भी जो शक की सुइया जिसे हम कहते हैं, संशय करने जैसी जितनी भी बातें हैं, वो सब कुछ अनु के विरुद्ध है। डीएनए टेस्ट में भी ये साबित हो जाता है, ये सिद्ध हो जाता है कि उस मोक्ष का, डॉक्टर मोक्ष का ही बेटा अनु के पेट में है। ऊपर से विक्रम की माँ भी ये बता देती है कि भाई ये लड़की मैनिपुलेटिव है, चालू है, इसने लाचारी का, बीमारी का ढोंग करके हमारे हंसते खेलते परिवार को तोड़ दिया था। सब कुछ अनु के विरुद्ध हमें दिखाई दे रहा है, पर फिर भी बस अनु के रोने धोने को देखकर कोर्ट उसके पक्ष में फैसला सुना देता है। कुछ भी एक भी सबूत विक्रम के अगेंस्ट नहीं था, फिर भी कोर्ट अनु के पक्ष में फैसला सुना देता है, उसे ही विक्टिम मान लेता है। इसके बाद पित्त कथालो का सेकंड एपिसोड आप याद करिए, जहां पर मीरा नाम की एक युवती उससे 15 वर्ष बड़े एक व्यक्ति के साथ में, सक्सेसफुल व्यक्ति के साथ में शादी करती है। शादी करने के बाद में वो अपने से 15 वर्ष बड़े इस पति को मैनिपुलेट करती है, पागल बनाकर छोड़ देती है, उसके विरुद्ध पूरा एक जाल बिछाती है, जानबूझकर उसके मन में संशय उत्पन्न हो ऐसा वो व्यवहार करती है। अपने ही पति के जो मित्र हैं, दोस्त हैं, उनके साथ में ज़्यादा पास जाकर, ज़्यादा घुलना मिलना, एक प्रकार से पति के मन में संशय उत्पन्न हो ऐसा वो व्यवहार करती है, जाल बिछाती है, उसे मैनिपुलेट करती है, पागल बनाकर छोड़ देती है और आखिरकार पति को जेल भिजवा देती है। और यहाँ पर कहीं से भी उस कैरेक्टर को, मीरा को नेगेटिव नहीं दिखाया है, उल्टा उसे ही विक्टिम दिखाया है। और ऐसा सब कुछ करने के पीछे जस्टिफिकेशन ये दिया है कि भाई मीरा का जो पति है वो उसके साथ ज़बरदस्ती संबंध रखता था, मैरिटल रेप करता था, वैवाहिक बलात्कार करता था, और इस प्रकार से मीरा ने ये जो कुछ भी किया उसे जस्टिफाई किया गया है। अब देखिए यहाँ पर मीरा ने अपने आप से ही न्याय ले लिया था, वो कोर्ट में तो गई नहीं थी न्याय मांगने के लिए, तो राइटर ने जो कुछ भी मीरा के बारे में लिखा है वो ही हमें सही मानना पड़ेगा। यानी मीरा का जो पति है उसकी साइड हमें जानने को नहीं मिलती, उसे अपनी साइड रखने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि भाई पत्नी ने तो अपने आप से ही न्याय ले लिया है, उसे पागल बनाकर छोड़कर जेल में भिजवा दिया। तो पति की साइड क्या है, क्या उसने सचमुच ऐसा किया है, नहीं किया है, ये हमें कहीं से भी जानने को नहीं मिलता। इसी प्रकार बिल्कुल इसी की तरह ऐतराज़ का प्रियंका चोपड़ा का कैरेक्टर आप याद करिए, वो भी अपने से बड़े पिता के या दादा के उम्र के व्यक्ति के साथ विवाह करती है, अमरीश पुरी जी के पात्र के साथ में, और वहाँ पर उसे पूरी तरीके से अपने स्वार्थ के लिए, पैसों के लिए बस विवाह करते हुए दिखाया है प्रियंका चोपड़ा को, जो बस बाहरी सुख को और बस काम वासना के पीछे पूरी तरीके से उसे अंधा दिखाया है उस कैरेक्टर को, प्रियंका चोपड़ा के, और निगेटिव पात्र उसे दिखाया है। पर इस कहानी में मीरा को उन्होंने निगेटिव नहीं दिखाया था, उसे विक्टिम दिखाया है, और वो अपने आप से ही न्याय ले लेती है, जिस कारण से उसके पति को अपनी साइड रखने का मौका ही नहीं मिलता। इसी प्रकार से लव स्टोरीज का मनीषा कोइराला वाला एपिसोड आप याद करिए। मनीषा कोइराला का जो पात्र है उसका
उसके ही पति के मित्र के साथ में अफेयर दिखाया है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिखाया है और उसे जस्टिफाई किया गया है। ऐसी ही एक फिल्म भी हाल ही में भी आई थी, डॉली किटी और वो, उसमें राधा नाम का जो कैरेक्टर था उसके पति को नपुंसक दिखाया है, वो अपनी पत्नी को बिस्तर पर खुश नहीं कर पाता और इस कारण से राधा के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को जस्टिफाई किया गया है। राधा एक फूड डिलीवरी बॉय जिसका नाम अंसारी है, ऐसे वर्जिन अंसारी के साथ में वो विवाह बाह्य संबंध रखती है और उसके इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को जस्टिफाई किया गया है। बिल्कुल इसी प्रकार की एक और कहानी आपको देखने को मिल जाएगी। अजीब दास्तान का जो आखिरी एपिसोड था शेफाली शाह वाला, उसमें भी शेफाली शाह के पति को काम में बहुत बिजी दिखाया है, जो अपने उनका जो बच्चा होता है उसके उज्जवल भविष्य के लिए, अच्छे भविष्य के लिए वो पूरी तरीके से काम में डूबा हुआ होता है, तो वो अपनी पत्नी को समय नहीं दे पाता और इस कारण से शेफाली शाह का जो पात्र है वो एक आर्ट गैलरी के ओनर के साथ वो शारीरिक संबंध बनाती है और इसे जस्टिफाई किया गया है क्योंकि भाई पति समय नहीं दे पा रहा था, इस कारण से पत्नी एक आर्ट गैलरी के ओनर के साथ में विवाह बाह्य संबंध रखती है। इसी प्रकार से पिंक की कहानी को भी अगर आप देखेंगे, पिंक हो, नेरकोंडा परवाई हो या वकील साहब हो, तीनों की मूल कहानी एक जैसी ही है। तो पिंक की कहानी को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी जो 3 युवतियों का जो पात्र दिखाया गया है, जिन्हें पीड़ित दिखाया गया है फिल्म में, उनके पक्ष में एक भी सबूत नहीं मिलता। जितने भी सबूत मिलते हैं वो सब उनके विरुद्ध ही जाते हुए दिखाई देते हैं। जैसे कि सीसीटीवी फुटेज को अगर हम देखें तो वहाँ पर वो तीनों युवतियाँ अपनी इच्छा से वहाँ गई है दिखाई देता है। इसके बाद वो तीनों ही युवतियाँ अपनी इच्छा से अलग अलग जगह पर उन लड़कों के साथ में जाती है। एक लड़की तो एक लड़के के साथ खुद ही अलग रूम में जाती है और वहाँ पर अपने ही हाथ से रूम का दरवाज़ा वो बंद करती है। ये सब कुछ सीसीटीवी फुटेज में दिखाई देता है। सोसाइटी के भी जो लोग हैं वो तीनों लड़कियों के बारे में कुछ अच्छी बातें तो करते नहीं हैं, गलत बातें ही करते हैं। ऊपर से उन तीनों लड़कियों ने उनमें से एक लड़के पर जानलेवा हमला भी किया था, उसकी आँख भी डैमेज हो सकती थी। ये सब कुछ हमें दिखाई देता है, पर फिर भी कोर्ट उन तीनों लड़कियों के पक्ष में ही फैसला सुनाता है। बस उनके पक्ष में एक बात ये जो रखी जाती है वो ये कि भाई जो महिला पुलिस ऑफिसर थी उसने जो एफआईआर दर्ज कराई थी उसका डिस्क्रिप्शन छोटा लिखा था। बस ये एक सबूत उन तीनों लड़कियों के पक्ष में दिखाई देता है। अब देखिए, ये बात सही है कि फिल्म में उन तीनों लड़कियों को सच में विक्टिम दिखाया है, यानी उनमें से एक लड़की को बाद में वो लड़के गाड़ी में लेकर के जाते हैं, उसके साथ बलात्कार जैसा इतना जघन्य अपराध वो करते हैं, तो वो लड़के बिल्कुल दोषी है। फिल्म में हमें ये दिखाई देता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और उन तीनों लड़कों को तो फांसी की सजा देनी चाहिए थी इस प्रकार से इतना जघन्य अपराध करने के लिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर कोर्ट के सामने उसका कोई सबूत नहीं था, प्रूफ नहीं था। मतलब ये तो राइटर ने अपनी कहानी में ये बातें हमें दिखाई है, पर कोर्ट में वहां पर उन लड़कों के विरुद्ध ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता है, उल्टा उन पर ही जानलेवा हमला हुआ था और बस लड़कियां कोर्ट में वो रो देती है, इस कारण से कोर्ट उनके पक्ष में फैसला सुनाता है। अब दोस्तों कल्पना करिए ये कोई सत्य घटना होती, कोई रियल लाइफ इंसिडेंट होता और वो लड़के सच में निर्दोष होते, उनकी कोई गलती नहीं होती, इन लड़कियों ने ही उन्हें फंसाने का प्रयास किया होता अपने स्वार्थ के लिए या अपने आप को बचाने के लिए, या जिस भी कारण से इन लड़कियों ने ही उन लड़कों को फंसाने का प्रयास किया होता। ऊपर से इन लड़कियों ने उनमें से एक लड़के पर जानलेवा हमला भी किया था। ये सब कुछ सीसीटीवी फुटेज वगैरह सब जगह पर हमें दिखाई दे रहा है और वो लड़के कोर्ट में चीख चीख कर बोल भी रहे कि भाई हमारी कोई गलती नहीं है, हम निर्दोष है, ये लड़कियां ही हमें फंसाने का प्रयास कर रही है। पर वो लड़कियां कोर्ट में बस रो देती है, इस कारण से कोर्ट उन लड़कियों के पक्ष में फैसला सुना देता है। क्या ये आपको सही लगता है? और देखिए, ये पिंक हो या क्रिमिनल जस्टिस का सीजन 2 हो या और भी जो मैंने आपको उदाहरण दिए, ये इन सो कॉल्ड फेमिनिस्ट फिल्मों का या सीरीज का उद्देश्य मुझे कम से कम महिला सशक्तिकरण बिल्कुल भी नहीं लगता। अब पिंक का अगर हम उदाहरण लें तो इसमें भी महिला सशक्तिकरण तो इसका उद्देश्य है, ऐसा मुझे तो कम से कम नहीं लगा। इसका मुख्य उद्देश्य मुझे ये लगा कि जैसे ड्रिंक करना, स्मोक करना, लेट नाइट पार्टीज, एक फुहड़ता भरी लाइफस्टाइल, वेस्टर्न लाइफस्टाइल, इसे जस्टिफाई करना, ग्लोरीफाई करना, ये इसका मूल उद्देश्य था, ऐसा कम से कम मुझे ऐसा लगा। बाकी क्रिमिनल जस्टिस सीजन 2 या अन्य जो मैंने उदाहरण आपको दिए इनके बारे में तो हमने बात कर ही ली है। इनमें बस वो एक हमें टॉक्सिक लिबरलिज्म और वोकिज्म ही मूल आइडियोलॉजी इन सारी फिल्म और सीरीज की लगती है। इनका उद्देश्य महिला सशक्तिकरण मुझे तो कम से कम नहीं लगा। और इसी कारण से मैंने शुरुआत में कहा था कि दूसरे जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि ऐसी जो फिल्में अभी, ऐसी मानसिकता वाली, ऐसी लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी वाली जो फिल्में अभी तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में बन रही है, ये देखकर सच में मुझे बहुत चिंता हो रही है। क्योंकि देखिए, आज हमारे देश में तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री ही एक ऐसी फिल्म इंडस्ट्री है जिसमें ज़्यादातर जो फिल्में हैं वो फैमिली वैल्यूज़ का सम्मान करती है,
हमारे परंपराओं का, रीति रिवाजों का, सनातन संस्कृति को बहुत ही सम्मान के साथ दिखाया जाता है ज़्यादातर तेलुगु फिल्मों में। और इसलिए अभी हाल ही में जैसी फिल्में तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में आ रही है, चाहे वो बॉलीवुड की फिल्मों का रीमेक हो या तमिल या मलयालम फिल्मों का रीमेक हो, ये देखकर मुझे सच में चिंता होती है, दुख हो रहा है। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री जैसी है उसे वैसा ही हम उसको पसंद करते हैं, उसे अपने आप को बदलने की आवश्यकता नहीं है। और इसी कारण से तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को इतना प्रेम भी मिलता है। बाकी जो भी बातें मैंने आपको बताई है उस पर आपके क्या विचार है, मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वकील साहब को मैं दूंगा 3/10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो फिल्म में कोई सेक्स नहीं है, न्यूडिटी नहीं है, थोड़ा बहुत वायलेंस है, एक्शन सीक्वेंसेस है और ड्रिंक स्मोक वगैरह करते हुए दिखाया है। पवन कल्याण जी के पात्र को भी दिखाया है और सेंसर बोर्ड ने इसे यूएस सर्टिफिकेट दिया है। तो सेंसर बोर्ड के अनुसार अगर आप देखना चाहते हैं तो पूरे परिवार के साथ में, बच्चों के साथ में बैठकर देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे सब्सक्राइब के बाजू में जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।